नमस्कार, मैं अभिनव मिश्रा, एजुकेटर एबीएम लॉ अकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के पार्ट 1 पे डिस्कशन करेंगे। इसके पहले की दो वीडियोस में ऑलरेडी हमने इस एक्ट के इंट्रोडक्शन पे और इसके स्ट्रक्चर पे बात कर ली। आज की वीडियो में पार्ट 1 पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। लेकिन इसके पहले ये जानते हैं कि ये जो एक्ट है अपने आप में एग्जॉस्टिव है कि नहीं, मतलब पूर्ण है कि नहीं ये कानून अपने आप में। ये कैसे पता चलता है? तो इसका जवाब मिलेगा हमको इस एक्ट के प्रियम्बल। देखिए प्रियम्बल क्या कहता है। एन एक्ट to define and amend the law relating to certain kinds of specific relief। ठीक है, यानी कि ये जो कानून है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ये कुछ प्रकार के certain kinds of specific reliefs को डिफाइन और अमेंड कर रहा है। ठीक है, मतलब कुछ ही प्रकार के ऐसे स्पेसिफिक रिलीफ है जिसको डिफाइन और अमेंड करने के लिए एक्ट बनाया गया है। अगर ये एग्जॉस्टिव लॉ होता तो ये सभी प्रकार के स्पेसिफिक रिलीफ्स को डिफाइन और अमेंड करने के लिए बनाया जाता। लेकिन ये जो लाइन है ना, सर्टेन काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ, ये इनडायरेक्टली ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई साहब सभी प्रकार के कानूनों को यहाँ पे परिभाषित और संशोधित नहीं किया जाता। कुछ प्रकार के ऐसे स्पेसिफिक रिलीफ जो इस एक्ट में बताए गए हैं उन्हीं को परिभाषित और संशोधित करने के लिए इसको बनाया गया है। तो इससे ये समझ में आता है कि ये जो कानून है ये अपने आप में एग्जॉस्टिव नहीं है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पार्ट 1 पे। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, ये जो पार्ट 1 है ये अपने आप में खुद को अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड नहीं करता। तो ये चैप्टर 1 नहीं है, ये पार्ट 1 है। इसके बाद चैप्टर 1 शुरू होगा। पार्ट 1 में 4 अलग अलग सेक्शन है और ये जो चारों सेक्शन है वो परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से सुनिए ये सारे सेक्शंस कहना क्या चाहते हैं। सबसे पहले जो सेक्शन नंबर 1 है वो अलग अलग 3 सब सेक्शन में डिवाइडेड है। सब सेक्शन 1 कहता है इस एक्ट का शॉर्ट टाइटल क्या होगा। सब सेक्शन 2 इसके एक्सटेंशन को हमारे सामने रखता है, विस्तार क्या होगा इस कानून का। और सबसेक्शन 3 इसकी इन्फोर्समेंट डेट हमको बताता है, इसका जन्मदिन बताता है कि भैया ये जो एक्ट है ना वो इन्फोर्स कब से हुआ। सबसे पहले बात करते हैं इसके शॉर्ट टाइटल की। इसका शॉर्ट टाइटल है द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। हिंदी में कहा जाता है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963। इसका एक्सटेंशन कहाँ पे है? तो पूरे भारत में इसका एक्सटेंशन है, याद रखिए। और इसकी इन्फोर्समेंट डेट है 1 मार्च 1964। ये तीनों ही चीजें आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 2 की। इस सेक्शन में कुछ डेफिनेशंस दी गई है। इसका मतलब ये जो सेक्शन है वो इस एक्ट का डेफिनेशन क्लॉज है। ठीक है, कुछ ऐसी डेफिनेशन है जो इस एक्ट को समझने के लिए काफी जरूरी है। सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो आती है ऑब्लिगेशन की। ऑब्लिगेशन को हम कहते हैं बाध्यता, कर्तव्य। ठीक है, ऑब्लिगेशन की जो डेफिनेशन है वो है क्या? देखिए, ऑब्लिगेशन इंक्लूड्स एवरी ड्यूटी इनफोर्सिएबल बाय लॉ। इसका मतलब जो है कि ये जो बाध्यता शब्द है इसके अंतर्गत विधि द्वारा प्रवर्तनीय प्रत्येक कर्तव्य आता है। अब ये तो समझ में आ गया कि ऑब्लिगेशन मतलब कर्तव्य है। ठीक है, ऑब्लिगेशन मतलब बाध्यता है। लेकिन यार ये विधि द्वारा प्रवर्तनीय क्या चीज है? ये जो लीगली इन्फोर्सिबल वर्ड यहां पर लिखा हुआ ये क्या होता है? इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आप समझिए। जैसे मुझे ना गाड़ी चलाने का काफ़ी शौक है, पर एक समय पे मुझे गाड़ी चलाने आती नहीं थी। ठीक है, घर पे गाड़ी थी, मैंने अपने भाई से कहा कि भाई साहब मुझे गाड़ी सिखा दो यार तुम। वो मेरा छोटा भाई है। तो उसने मुझे कहा बिल्कुल सिखा देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। अरे आपका आदेश है, बिल्कुल उसका पालन किया जाएगा। तो उसने मुझे वादा कर दिया कि मैं आपको कल से गाड़ी चलाना सिखाऊंगा। दूसरे दिन बढ़िया मैं उठ के बैठा हुआ हूँ, उसने मुझे प्रॉमिस किया है, मैं रेडी हूँ, पर वो सोया हुआ है, उसकी नींद नहीं खुली। जब उसको उठाया जा रहा है तो वो उठने को तैयार नहीं है और मेरी क्लास का टाइम हो गया। अब ऐसे में हुआ ये कि जो प्रॉमिस उसने मुझे किया था वो प्रॉमिस वो फुलफिल नहीं कर पाया। अब यहाँ पर मैंने उसको आदेशित किया था कि कल से तुम मुझे गाड़ी चलाना सिखाओगे, पर उसने वो पूरा नहीं किया। तो ये भी तो एक ऑब्लिगेशन है कि बड़े भाई ने एक आदेश दिया और छोटे भाई को उसका पालन करना चाहिए। ठीक है, पर ये कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। अगर इसका परफॉर्मेंस नहीं किया जाता तो मैं उसको कोर्ट खींच कर नहीं ले जाऊंगा कि इसने मुझे प्रॉमिस किया था, इसने अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया। लेकिन अगर यही प्रॉमिस या यही अग्रीमेंट मैं किसी ड्राइविंग स्कूल के किसी बंदे के साथ करता कि भाई साहब मैं तुम्हें महीने के इतने इतने पैसे दूंगा और तुम मुझे 1 महीने के अंदर ये गाड़ी चलानी सिखा दो, और वो इस प्रॉमिस को ब्रीच कर दे, तो ये जो प्रॉमिस है ये एक लीगल प्रॉमिस है, ये एक लीगल ड्यूटी इंपोज करता है उसके ऊपर, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी पैदा हो रही है। और अगर वो अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करता तो ऐसी कंडीशन में मैं उसके अगेंस्ट कोर्ट जा सकता हूँ कि हमारे बीच में एक लीगल एग्रीमेंट हुआ जो कि कॉन्ट्रैक्ट बना, क्योंकि ये लीगली इन्फोर्सिएबल था। डिफरेंस समझ में आया आपको? भाई ने भी मुझे प्रॉमिस किया है कि वो मुझे गाड़ी चलाना सिखाएगा, लेकिन ये एक मॉरल ड्यूटी है।
ठीक है, ये एक मॉरल लाइबिलिटी उसके ऊपर इम्पोज की गई है, ये कोई लीगल लाइबिलिटी नहीं है। तो ये जो सेक्शन है ऑब्लिगेशन, जो वर्ड यहाँ पर डिफाइन किया गया है, ये वर्ड किसी भी मॉरल या किसी भी सोशल ड्यूटी को के ऊपर अप्लाई नहीं होता। ऑब्लिगेशन वर्ड सिर्फ उन्हीं ड्यूटीज के ऊपर अप्लाई होता है, उन्हीं ड्यूटीज को इस वर्ड के अंदर रखा गया जो कि लीगली इन्फोर्सेबल है। ठीक है, लीगली इन्फोर्सेबल का मतलब ये है कि आप कोर्ट जा करके उसका परफॉर्मेंस करवा सकते हैं। क्लियर है ये? तो ये हुआ ऑब्लिगेशन वर्ड का मतलब। अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप डाउट क्लियर कर सकते हैं अपना, पूछेगा जरूर। दूसरा है सेटलमेंट। अब देखिए सेटलमेंट की जो डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है ना, उसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। पहले मैं पढ़ रहा हूँ, आप बेरक देखिए अपनी। सेटलमेंट मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट वेयर बाय द डेस्टिनेशन और डिवोल्यूशन ऑफ सक्सेसिव इंटरेस्ट, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी इज डिस्पोज्ड ऑफ और इज अग्रीड टू बी डिस्पोज्ड ऑफ। बीच का जो एक ब्रैकेट में चीजें हैं मैंने उसको छोड़ा है, आप इसको ऐसे ही पढ़िए। हिंदी में कहता है कि व्यवस्थापन से, ठीक है, ऐसी लिखित अभिप्रेत है, लिखित मतलब इंस्ट्रूमेंट, जिसके द्वारा जंगम या स्थावर संपत्ति में के क्रमवर्ती हितों के गंतव्य अथवा न्यागमन को व्ययनित किया जाता है अथवा व्ययनित किया जाना कारित होता है। अगर मैं आसान भाषा में बताने की कोशिश करूं तो ये कहने की ये कोशिश कर रहा है कि जो सेटलमेंट वर्ड है, अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए, किसी लिखित के जरिए अपनी कोई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी आने वाले टाइम में किसी को ट्रांसफर करते हैं या ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको अपन कहेंगे सेटलमेंट। ठीक है, अच्छा, अब ये ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है इसमें लिखा है कि अदर देन अ विल और कोडिसिल एज डिफाइंड बाय द सक्सेशन एक्ट, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, वेयर बाय द, ठीक है, ये तो आपने पढ़ लिया है। तो यहां पर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 में जो ये शब्द डिफाइन किए गए, विल और क्रोडपत्र, कोडिसिल को क्रोडपत्र कहते हैं, ये दोनों इस डेफिनेशन में शामिल नहीं है। सेटलमेंट वर्ड में, सेटलमेंट की डेफिनेशन में विल और कोडिसिल शामिल नहीं होते। बाकी सारी चीजें जिसके जरिए आप एक इंस्ट्रूमेंट के जरिए अगर अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो इसमें शामिल है। अच्छा, ये विल और कोडिसिल क्या होता है? तो विल आपको पता ही है कि भाई एक व्यक्ति जो मरने के बाद ये चाहता है कि भाई मेरी प्रॉपर्टी जो है वो मरने के बाद किस तरीके से आगे मैं उसको विभाजित करूं लोगों में, किस तरीके से मैं उस प्रॉपर्टी को जो है उसका बंटवारा करूं। तो वो क्या करता है, अपनी इच्छा को एक इंस्ट्रूमेंट में नोट कर लेता है और वो इंस्ट्रूमेंट उसके मरने के बाद इन्फोर्समेंट में आती है, इसको कहते हैं विल। अगर उसमें कोई उसको अमेंडमेंट करना है, उसमें कुछ संशोधन करने हैं, तो वो कोडिसिल के माध्यम से होता है। तो विल और जो कोडिसिल है उसको ये सेटलमेंट वर्ड की डेफिनेशन में शामिल नहीं किया गया है, बाकी सारी चीज़ों को ये शामिल करता है। कुछ भी डाउट हो बताइएगा। फिर डेफिनेशन आती है ट्रस्ट की। सेक्शन कहता है ट्रस्ट हैज़ द सेम मीनिंग as in section number 3 of the Indian Trust Act 1882 and includes an obligation in the nature of a trust within the meaning of chapter number 9 of that act। तो कुल मिला के ये डेफिनेशन, मतलब ये जो ट्रस्ट की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है, ये टेक्निकली कोई डेफिनेशन यहाँ नहीं रखता, बस ये बताता है कि भाई इंडियन ट्रस्ट एक्ट में जाइएगा, वहाँ पे सेक्शन नंबर 3 देखो, चैप्टर नंबर 9 देखो, वहाँ पर जो ट्रस्ट को डिफाइन किया गया वही एग्जैक्टली सेम डेफिनेशन यहाँ पर भी काम में आ जाएगी। तो चलिए, फिर डेफिनेशन है यहाँ पे ट्रस्टी की। ट्रस्टी इंक्लूड्स एवरी पर्सन होल्डिंग प्रॉपर्टी इंटरेस्ट। जाहिर सी बात है भाई, ट्रस्टी कौन होगा? जो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। तो ज़्यादा कुछ इसमें ऐसी डेफिनेशन नहीं है जिसको समझने में आपको दिक्कत हो। फिर आखिर में क्या होता है ना कि हर चीज़ को डिफाइन कर पाना पॉसिबल नहीं, तो इसने केवल 4 अलग अलग डेफिनेशन दी है, ऑब्लिगेशन, सेटलमेंट, ट्रस्ट एंड ट्रस्टी। लास्ट में ये कह दिया कि ऑल अदर वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यूज्ड हियरिन बट नॉट डिफाइंड and defined in the Indian Contract Act have the meanings respectively assigned to them in that act। तो भाई अगर किसी शब्द को यहाँ पे परिभाषित करना भूल गए और वो शब्द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइंड है, तो आप उस शब्द का वही मतलब निकालिए जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया हुआ है। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 3 जो कि सेविंग क्लॉज है इस एक्ट का। सेक्शन नंबर 3 ये कहता है कि एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड हियरिन नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड। इसको अच्छे से याद रखिएगा, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड। फर्स्ट, टू डिप्राइव, डिप्राइव का मतलब होता है वंचित करना, टू डिप्राइव एनी पर्सन ऑफ एनी राइट टू रिलीव अदर देन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस विच ही मे हैव अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि एतस्मिन अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस अधिनियम की किसी भी बात से नहीं समझा जाएगा, ये नहीं समझा जाएगा कि ये जो एक्ट है वो किसी व्यक्ति को
विनिर्दिष्ट पालन से भिन्न अनुतोष के किसी अधिकार से जो वो किसी संविदा के अधीन रखता हो वंचित करती है। मतलब विनिर्दिष्ट पालन का अगर कोई अधिकार आप किसी संविदा के तहत सिक्योर करके रखते हैं, मतलब आप दो लोगों ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, उन लोगों ने उस कॉन्ट्रैक्ट में ही अपने लिए कोई रेमेडी का क्लॉज भी डाला हुआ है ना, तो स्पेसिफिक रिलीफ ये बिल्कुल नहीं करेगा कि भैया हमारे अंदर जो रिलीफ आपको अवेलेबल है आप सिर्फ वही क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट के तहत कोई रिलीफ सिक्योर किया तो आप उसको भी क्लेम कर सकते हैं, ठीक है ना। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जो रिलीफ इस एक्ट में दिए गए हैं आप सिर्फ उन्हीं रिलीफ को क्लेम करेंगे। अगर कोई दूसरा रिलीफ आपने अपने इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट में सिक्योर कर रखा है तो आप उस रिलीफ को भी क्लेम कर सकते हैं, याद रखिएगा। दूसरा, इस अधिनियम को पढ़ते वक्त आप ये भी नहीं समझेंगे कि दस्तावेजों पर भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम की ये प्रवर्तन पे प्रभाव डालती है। तो मतलब जो रजिस्ट्रेशन एक्ट हमारा है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन एक्ट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अप्लाई करता है, उन पर लागू होता है। तो ये एक्ट किसी भी तरीके से रजिस्ट्रेशन एक्ट को डॉक्यूमेंट्स पे लागू होने से नहीं रोकता। रजिस्ट्रेशन एक्ट अपना काम करते रहेगा, ठीक है। इस एक्ट, ये जो एक्ट है वो किसी भी तरीके से उसका विरोध नहीं करेगा, याद रखिएगा। तो ये था सेविंग क्लॉज। दो चीज़ें समझ में आ गई। पहला कि अगर आपको किसी कॉन्ट्रैक्ट में कोई दूसरा रिलीफ भी अगर आपको मिल रहा है तो आप उस रिलीफ को भी मज़े से क्लेम करिए, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आपको नहीं रोकने वाला है। दूसरा, रजिस्ट्रेशन एक्ट को भी ये नहीं रोकता। रजिस्ट्रेशन एक्ट पहले भी डॉक्यूमेंट्स पे लागू हुआ करते थे, अभी भी डॉक्यूमेंट्स पे लागू होंगे, ठीक है। ये एक्ट किसी भी तरीके से उसको नहीं रोकता। लास्ट सेक्शन है इस पार्ट का जो कहता है स्पेसिफिक रिलीफ टू बी ग्रांटेड ओनली फॉर इन्फोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट्स एंड नॉट फॉर इन्फोर्सिंग पीनल लॉज। विनिर्दिष्ट अनुतोष का व्यक्तिगत सिविल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए ही अनुदत्त किया जाना, ठीक है, दांडिक विधियों के प्रवर्तन के लिए नहीं। सेक्शन कहता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कैन बी ग्रांटेड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ इन्फोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट्स एंड नॉट फॉर द मेयर पर्पस ऑफ इन्फोर्सिंग अ पीनल लॉज। विनिर्दिष्ट अनुतोष व्यक्तिगत सिविल अधिकारों के प्रवर्तन के प्रयोजन के लिए ही अनुदत्त किया जा सकता है, न कि किसी दंड विधि के प्रवर्तन के प्रयोजन मात्र के लिए। तो कुल मिला के ये जो पार्ट है वो कह रहा है, जो हमने पहले वाली वीडियोस में डिस्कशन ऑलरेडी किया हुआ है, कि इस एक्ट को आप सिर्फ और सिर्फ अपने इंडिविजुअल सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने व्यक्तिगत सिविल अधिकारों की रक्षा के लिए ही स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की तलवार को घुमा सकते हैं, ठीक है। आप किसी ऐसे युद्ध में इसको लेके मत चले जाना जो कि इंडिविजुअल सिविल राइट्स से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि दांडिक विधियों में, किसी पीनल लॉज में, किसी दांडिक मामले में इस एक्ट को इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कपड़े सिलने के लिए सुई का इस्तेमाल होता है, जंग लड़ने के लिए तलवार का इस्तेमाल होता है, तो जंग लड़ने के लिए सुई लेके चले जाओगे तो काम नहीं चलेगा। वैसे ही अगर कोई पीनल लॉ का मैटर है तो वहाँ पे आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की मदद नहीं ले सकते। वहाँ पे आपको पीनल लॉज से रिलेटेड जो कानून होंगे उसका सहारा लेना पड़ेगा, वहाँ पे जो रिलीफ अवेलेबल है उसको क्लेम करना पड़ेगा। इस चीज़ का इस्तेमाल आप सिर्फ अपने इंडिविजुअल सिविल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए ही कर सकते हैं। चलिए, पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया है। अगली वीडियोस में हम इसके आगे के सारे सेक्शन पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे, इसलिए आप चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि इस एक्ट से रिलेटेड और आगे आने वाले समय में हम बहुत सारे कानूनों को लाइन से कवर करने की कोशिश करेंगे, वो सारी अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।